हमारे पास जो टॉपिक है वो है ईथर। हमने लास्ट टाइम ये पढ़ लिया था। ईथर के अंदर हमने क्या किया था, हमने जब इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था हमें पता चल गया था बॉन्ड एंगल जो इसका है 111.7 डिग्री क्यों है। उसके बारे में मैंने बता दिया था कि जो इनके अंदर जो ये बल्कि एल्काइल ग्रुप्स है उनके अंदर रिपल्शन रहेगा, जिसकी वजह से एंगल थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। प्रिपरेशन ऑफ ईथर से हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है। इसमें क्या है बच्चा, बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। ये हमने थोड़ा सा किया था लास्ट लेक्चर में भी। इसके अंदर है एल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड सच एज H2SO4 H3PO4 फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट एल्कीन और ईथर डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन कंडीशन। दैट इज देखो, इथेनॉल इज डिहाइड्रेटेड टू इथॉक्सी इथेन एट 413 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। बात क्या कर रहे हैं, इथेनॉल लिया कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एक सर्टेन सेट ऑफ कंडीशंस क्या है उसके अंदर, एक टेम्परेचर की वैल्यू 413 केल्विन पे जब हम उसे हीट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, इथॉक्सी इथेन प्लस वाटर। क्लियर है? ये इथॉक्सी का मतलब हम सबको समझ में आ गया था कि ये जो हमारे पास पार्ट है ये क्या होता है बच्चे, ये एल्कोक्सी ग्रुप हो जाता है और उसके साथ जो चेन होती है वो क्या हो जाती है, एल्केन की फॉर्म में आएगा। डन है ये। इसके बाद हमारे पास है जैसे CH3CH2OH, सेम वही सल्फ्यूरिक एसिड 443 केल्विन पे किया तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ फर्क देखा तुमने। ऊपर अगर हमने टेम्परेचर सर्टेन टेम्परेचर 413 रखा था तो इथॉक्सी इथेन बना, और जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर 30 डिग्री 30 केल्विन बेसिकली इंक्रीज होते ही वो क्या हो गया, एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ध्यान रखना, सर्टेन सेट ऑफ प्रोवाइडेड कंडीशंस हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। द फॉर्मेशन ऑफ ईथर इज न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन SN2। इट इन्वॉल्व द अटैक ऑफ एल्कोहल मॉलिक्यूल ऑन अ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। पहला क्या होगा, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, SN2 रिएक्शन, याद है सबको। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो एल्कोहल है वो प्रोटोनेटेड एल्कोहल जो H पॉजिटिव है हमारे पास, बेसिकली H पॉजिटिव के ऊपर जब अटैक करेगा अपना एल्कोहल तो क्या बनाएगा, प्रोटोनेटेड एल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई। अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय अनप्रोटोनेटेड एल्कोहल मॉलिक्यूल ऑन प्रोटोनेटेड एल्कोहल हो क्या रहा है। अब जो ये अनप्रोटोनेटेड एल्कोहल है, अनप्रोटोनेटेड एल्कोहल कौन सा हुआ, जिसके ऊपर H पॉजिटिव ऐड नहीं हुआ था, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जाकर इस प्रोटोनेटेड एल्कोहल के एल्काइल ग्रुप वाले बॉन्ड के ऊपर जाके अटैक करेगा। वहां जब बॉन्ड बनाएगा ये SN2 रिएक्शन में स्लो प्रोसेस रहेगा और ये ऑक्सीजन के साथ हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है, वाटर रिलीज हो जाता है। ये बात समझ में आई? ये जो ऑक्सीजन है ये आके इस एल्काइल ग्रुप के साथ आके बॉन्ड बना रहा है। अब होगा क्या, ये जो कार्बन है वो ब्रेक करेगा और उसके साथ चला जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास जो वाटर है वो अलग से लिबरेट कर जाएगा। फिर से देखो हमने किया क्या है बच्चे, पहला ना स्टेप समझते हैं। हमारा सबसे पहला काम क्या है, एसिडिक मीडियम के अंदर चलते हैं। एसिडिक मीडियम के अंदर जिस टाइम पे होगा तो H पॉजिटिव अवेलेबल होगा, जो अपने पास एल्कोहल है उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो H पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, H पॉजिटिव आया, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, प्रोटोनेटेड एल्कोहल आ गया। पहली स्टेप क्लियर है। अब क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय अनप्रोटोनेटेड एल्कोहल। कौन है, अनप्रोटोनेटेड। न्यूक्लियोफिलिक अटैक का मतलब क्या हुआ, अपने को पता है एल्कोहल के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो जो सिंपल जो अनप्रोटोनेटेड एल्कोहल कंपाउंड है, अनप्रोटोनेटेड एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा किस पे, प्रोटोनेटेड एल्कोहल पे। अब ये हमारे पास क्या है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल, ठीक है। इस प्रोटोनेटेड एल्कोहल पे ये अनप्रोटोनेटेड एज ए न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। अब यहाँ पे अगर हम वैसे भी देखें, प्रोटोनेटेड एल्कोहल होने की वजह से ये वाला जो बॉन्ड है ये बहुत वीक होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ बहुत ज्यादा रखी होगी, वो पोलैरिटी वाला कॉज रहेगा। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा और ये जो बॉन्ड जाके बनेगा वो डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ फॉर्म हो जाएगा। वाटर लिबरेट कर गया, वाटर अपना निकल गया बाहर, और ये जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ से हटा, ये सीधा जाके ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड अब कार्बन के साथ शेयर होगा। ये हमारे पास प्रोटोनेटेड इथॉक्सी इथेन फॉर्म हो गया। क्लियर है? ये बात समझ में आई है? इसके बाद अब क्या रहेगा, अगर हमें इथॉक्सी इथेन से प्रोटोनेटेड से वो H पॉजिटिव हटाना है तो हमें हटाना क्या करना है, लॉस ऑफ प्रोटॉन। लॉस के लिए हमने क्या किया, यहाँ लॉस ऑफ प्रोटॉन टू फॉर्म इथॉक्सी इथेन। इसमें क्या रहेगा, ये H पॉजिटिव जो है वो रिलीज हो जाएगा और इथॉक्सी इथेन हो जाएगा। वो हाईली अनस्टेबल था, वो अपना ब्रेक होके चला गया, रिएजेंट की तरह ही काम किया उसने, कैटलिस्ट की तरह, सिर्फ शुरू में जहां से था वैसे ही अपना आखिरी में आके सेपरेट आउट हो गया। ये पता चला है।
3 स्टेप्स थी, ये क्लियर है। पहली स्टेप में क्या था, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, दूसरों में न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अनप्रोटोनेटेड एल्कोहल ऑन प्रोटोनेटेड एल्कोहल, तीसरी स्टेप में था हमारे पास लॉस ऑफ प्रोटोन फ्रॉम इथॉक्सी इथेन, प्रोटोनेटेड इथॉक्सी इथेन से बेसिकली। क्लियर बात है ये, डन। ये हमारे पास हो गई है इसकी प्रिपरेशन। अब है फिर विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में क्या बचा, बाइनेम रिएक्शन है और इसके ऊपर क्वेश्चन आता होता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। इन दिस मेथड एल्काइल हैलाइड इज अलाउड टू रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड। क्या कर रहे हैं, एल्काइल हैलाइड सोडियम एल्कोक्साइड, पता है सबको, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ जब हम एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करेंगे तो ईथर बनेगा, साथ में सोडियम हैलाइड अपना सेपरेट आउट हो जाएगा। सिंपल बात है। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व SN2 अटैक ऑफ एल्कोक्साइड आयन ऑन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। हो क्या रहा है आप समझना, यहाँ पे हमारे पास CH3 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 CONA, ये क्या है हमारे पास बचा, सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कैसे करेगा आप समझना। यहाँ पर जो Na पॉजिटिव और O नेगेटिव है, इसके अंदर हमें पता पोलैरिटी रहेगी, एल्कोक्साइड आयन के अंदर है सोडियम एल्कोक्साइड में। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस एल्काइल ग्रुप के साथ अटैक करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पोलर नेचर होगा, Br की वजह से Br पे डेल्टा नेगेटिव, CH3 पे डेल्टा पॉजिटिव रहेगा कि नहीं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो ये जो ऑक्सीजन आके जब इसके साथ अटैक करेगा तो यहाँ से Na और इधर से Br सेपरेट आउट हो जाएंगे और ये जो कार्बन है ये ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड हो जाएगा। क्लियर है, पता चला, ये जो एल्काइल ग्रुप था ये वाला है और ये ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है। उधर की जो चेन है उससे हमने कुछ नहीं किया। ये जो अपने पास एज इट इज पार्ट था वो ये रहा, ठीक है, और जो ये हमारा एल्काइल ग्रुप था ये कौन से वाला है, ये वाला, और Na और Br अपना अलग निकल गया। समझ में आइए बच्चा, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चा, विलियमसन सिंथेसिस। इन केस of 2 degree and 3 degree alkyl halides due to steric hindrance, elimination competes over substitution and alkenes are formed. It is because alkoxides are not only nucleophile but strong bases as well. These react with alkyl halide leading to the elimination reaction. ये किसकी बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास इस वाले केस में ध्यान दो, ये क्या है अपना, ये 3 डिग्री बन गया अल्काइल हैलाइड। अब 3 डिग्री के अंदर पहली बात तो देखो कार्बन के ऊपर जब ये जाके अटैक करेगा डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, स्टेरिक हिंड्रेंस डोमिनेट करेगी, तो ये आके इसके ऊपर डायरेक्टली अटैक नहीं कर पाएगा। नहीं करेगा तो क्या होगा, यहाँ से Br की एलिमिनेशन होगी सोडियम के साथ, है ना। यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ से जब Br निकलेगा तो यहाँ क्या होगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर है, NaBr अलग निकला, CH3OH हमारे पास अलग रह गया। तो यहाँ से हमारे पास जब Br निकलेगा, ये पता चले एक हाइड्रोजन इसका निकला, Br यहाँ से निकला, हाइड्रोजन निकला हमारे पास किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और NaBr अपना सेपरेट आउट होके निकल जाएगा। पता चला है, फिर से समझो इसके अंदर हम कर क्या रहे हैं बेटा, जब Br के ऊपर नॉर्मल अगर हम 1 डिग्री की बात कर रहे होते तो डायरेक्टली अटैक कर पाता, यहाँ कोई अटैक नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, Br की एलिमिनेशन हो जाएगी। अब Br की एलिमिनेशन होगी, साथ में क्या निकलेगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा किसी एक एल्काइल ग्रुप के पास से, जो हमारे पास यहाँ पर इनमें से इसमें से किसी एक का हाइड्रोजन निकलेगा। अब इसका हाइड्रोजन और इसका अगर जो Br जाता है तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, इससे एलिमिनेट होने वाला हाइड्रोजन जाएगा इसके पास, और ये जो सोडियम है इसके साथ क्या जाएगा हमारा Br। पता चल हाइड्रोजन बचा। एक बात बताओ, जब एलिमिनेशन रिएक्शन होता है तो हमने सिट्जेफ रूल वाले टाइम पे पढ़ा नहीं था, क्या रहता है वहां पर, सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। जब डिग्री बढ़ जाती है, अगर डिग्री इंक्रीज होती है तो एलिमिनेशन डोमिनेट करता है सब्स्टिट्यूशन पे, इसके इन्फ्लुएंस में आकर वहां से Br रिलीज होगा, Br रिलीज होगा, OCH3 कैसे जाएगा। ये एक बात बताओ ना, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेके कैसे चला जाएगा इतनी सारी स्टेरिक हिंड्रेंस के बीच में, समझ में आ रही है। यही तो हमने बात करी थी कि जिस टाइम पे हमारे पास डिग्री बढ़ जाती है, जितनी डिग्री इंक्रीज करती जाएगी वहां पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। हमारे पास जो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल अपना इतना सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेके आएगा कैसे, वो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से अपना जो मेन कार्बन एटम है उस पर अटैक ही नहीं कर पाएगा वो। तो जब भी डिग्री बढ़ जाती है वहां पर हमेशा क्या होता है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, वहां से Br और एक हाइड्रोजन निकल जाते हैं, Br जाता है अपना मेटल के पास और हाइड्रोजन जाता है जो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एलिमेंट होता है उनके पास। क्लियर है।
तो यहाँ से हमारे पास एल्कोहल की फॉर्मेशन NaBr अलग निकल गया और यहाँ पे एल्कीन हमारे पास ये बन गया। क्लियर है ये? ठीक बात है बच्चा सबको? अब है फिनॉल्स आर ऑल्सो कन्वर्टेड टू ईथर बाय दिस मेथड। फिनॉल्स है, NaOH के साथ रिएक्ट करा है, बीच में क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड, पता है अपने को, ये फिनॉक्साइड आयन बना। अब यहाँ पे हमने RX के साथ रिएक्ट करा, RX क्या बेसिकली एल्काइल हैलाइड, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है उसके साथ आएगा एल्काइल ग्रुप और NaX हमारे पास अलग से निकल जाएगा। क्लियर है? जो ये रिएक्शन देखो, R-ONA प्लस XR में हमारे पास जो सोडियम है वो एल्काइल उसके हैलाइड ग्रुप के साथ चला जाएगा और जो R है वो आके ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, वो ईथर बन जाएगा। क्लियर है? यही हमने फिनॉक्साइड वाले केस में किया, वही हमने ओवरऑल रिएक्शन में करा। डन। ये लेकिन सिर्फ तब होगा जब डिग्री 1 रहेगी एल्काइल हैलाइड की। अगर इसकी डिग्री बढ़ जाएगी, 2 डिग्री 3 डिग्री हो जाएगा, तो उस टाइम पे फिर एलिमिनेशन होगा, वहां पर एल्कीन की फॉर्मेशन होगी, ईथर नहीं बनेगा। क्लियर है बच्चा? कंडीशन याद रहेगी। फिर है हमारे पास रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स विद सिल्वर ऑक्साइड। व्हेन एल्काइल हैलाइड इज हीटेड विद सिल्वर ऑक्साइड, सिमेट्रिकल ईथर इज फॉर्म। ये क्या है? एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड हमने इसको किसके साथ रिएक्ट करा है बच्चा? AgO, Ag2O। ये हमारे पास क्या है? सिमेट्रिकल ईथर किस टाइम पे फॉर्म हो रहा है? जब सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। ये अपने पास सिल्वर ऑक्साइड आ गया, तो क्या होगा? AgBr सेपरेट आउट हो गया और ये हमारे पास डाइथाइल ईथर फॉर्म हो गया। क्लियर है? सीधी कहानी है यहाँ पे। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या रहेगा? हायर ईथर्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग अल्फा हेलो ईथर्स विद सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लोरोमिथॉक्सी मीथेन को हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgI के साथ रिएक्ट करा है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो इथाइल मिथाइल ईथर की फॉर्मेशन हो गई है। क्या बन गया? इथाइल मिथाइल। इथाइल मिथाइल कैसे हुआ? हमारे पास ये जो क्लोरीन है ये MgI के साथ चला जाएगा और ये जो एल्काइल ग्रुप है ये आके इस कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्ड बनाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमेशा ये रहता है, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में RMgX में होता है, जो R होता है एल्काइल ग्रुप होता है, वो जाएगा हमारे पास कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने। ये जो क्लोरीन है ये MgI के साथ अपना बॉन्ड बनाएगा, क्लोरो मैग्नीशियम आयोडाइड सेपरेट आउट हो गया। तो ये क्या कर रहा है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर अल्फा हेलो ईथर्स विद सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करो तो हायर ईथर्स। हायर ईथर का मतलब क्या हुआ? लॉन्ग चेन बनानी है। जो ऑलरेडी ईथर था उसके अंदर और कार्बन एटम्स हमें, मतलब बेसिकली एल्काइल ग्रुप्स हमें फर्दर ऐड करते जाना है। पता चल गया? तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करेंगे। पानी देंगे। फिर बच्चा केमिकल रिएक्शंस, इसमें है क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर्स। ईथर्स में ROR के अंदर अगर हमने HX के साथ रिएक्ट किया, बेसिकली एसिड है ना, HCl हो गया, HBr 373 केल्विन पे हीट किया तो अल्कोहल्स की फॉर्मेशन होगी और एल्काइल हैलाइड बन गया हमारे पास। क्लियर है? ये किस सिचुएशन में बन रहे हैं? जिस टाइम पे कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा हमारे पास, तो यहाँ पर ROH की फॉर्मेशन, एल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई है और एल्काइल हैलाइड सेपरेट आउट हो गया। देन ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ROH प्लस HX, RX प्लस वाटर। डन है? इसमें क्या है? ऑक्सीजन और इसके साथ HX के साथ रिएक्ट करा तो ये R की जगह पे हमारे पास H आ गया और RX अपने पास सेपरेट आउट हो गया। हर बार हो क्या रहा है? ऑक्सीजन और कार्बन वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप की जगह हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा, एल्कोहल की फॉर्मेशन होगी और हमारे पास हेलो एल्केन बेसिकली सेपरेट आउट हो जाएगा। क्लियर है ये? फिर हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड HI, HBr फिर HCl। ये है क्या? जितना ज्यादा हेलोजन का साइज बढ़ता जा रहा है उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी। डन है? HI में आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, अपने को पता है, फिर Br है, फिर क्लोरीन है, तो इसी ऑर्डर में हमारा रिएक्टिविटी चलेगा। HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर HBr और फिर HCl। मैकेनिज्म में देखो इसमें हम कर क्या रहे हैं। पहला बचा है, पहले मतलब जो हमारे पास रहेगा जब हम एल्काइल इसके साथ HI के साथ रिएक्ट करा रहे थे, पहला आता है प्रोटोनेशन ऑफ ईथर टू फॉर्म ऑक्सीनियम आयन। ईथर जिस टाइम पे हमारे पास HI के साथ रिएक्ट करेगा, आपने को पता है HI क्या है बच्चा? पोलर रहने वाला है। HI का बॉन्ड पोलर रहेगा, जो हमेशा हेलोजन होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से पोलैरिटी क्रिएट कर रहा है। यहाँ से अपने पास ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो H के ऊपर अटैक करेगा तो क्या बनाएगा? प्रोटोनेटेड ईथर बना दिया, है ना। ये प्रोटोनेटेड ईथर की फॉर्मेशन होगी, I नेगेटिव सेपरेट रह गया। अब जो आयोडाइड बीइंग अ गुड न्यूक्लियोफाइल
attacks the least substituted carbon of oxium ion form। ये जो हमारे पास बना है इस ऑक्सियम आयन के ऊपर ही वापस से ये आयोडीन आके अटैक करेगा, लेकिन ये कौन से वाले कार्बन एटम पे करेगा? उसके ऊपर जो कि लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड। क्यों? वहां पे मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस फील होगी उसे। ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पे हुआ क्या, ये जो हमारे पास बेसिकली हमारे पास ईथर था, ये आया HX के ऊपर अटैक, HI के ऊपर अटैक किया, हाइड्रोजन जाके उसके साथ जुड़ जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रोवाइड करेगा, I नेगेटिव डिसोसिएट कर गया। I नेगेटिव क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। बीइंग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इन नेचर, ये इन कार्बन में से किसी उस कार्बन को सिलेक्ट करेगा जो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड है, जहां मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। अब ये जब उसके साथ अटैक करेगा तो हमारे पास क्या रहेगा? आयोडीन, एंड इट डिस्प्लेसेस द एल्कोहल मॉलिक्यूल बाय SN2 मैकेनिज्म। वो क्या रहा है? देखो ये I नेगेटिव है, ये हमारे पास जब इस ऑक्सियम आयन के ऊपर अटैक करेगा तो हमारा प्रोसेस क्या चलेगा? ये आकर इस एल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, इंटरमीडिएट स्टेप जो ट्रांजिशन स्टेप कहते थे जिसे, है ना। और यहां से CH3I डिसोसिएट हुआ और ये हमारे पास एल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई। पता चला क्या हुआ? यहाँ पर जो आयोडीन है ये मोस्ट लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कोहल था, मतलब लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप था। इसके ऊपर आके जब ये बॉन्ड बना रहा हो तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो रहा होता है? ये बॉन्ड बनना शुरू हो रहा होता है और यहाँ से ये बॉन्ड डिसोसिएट होना शुरू हो रहा होता है। यही करते थे, याद करो SN2 मैकेनिज्म में यही था ना, जिस साइड में हमारे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसके बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है कि नहीं? तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल आया इस ऑक्सीजन वाली जगह से, इस तरफ तो अटैक करेगा नहीं, इसके इधर से अटैक करेगा नहीं, वो बैक साइड से अटैक करेगा। एल्काइल ग्रुप आयोडीन के साथ बॉन्ड बना रहा होगा, ये वाला बॉन्ड वीकन होके मतलब वीक होता जाएगा और ये डिसोसिएट कर जाएगा। जब ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो ये अपने पास क्या बन गया? OH, और CH3I के साथ बॉन्ड बना लिया और ये हमारे पास एल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। जो हमने ऊपर वाले रिएक्शन करे हैं ये उसी के लिए मैकेनिज्म है। अब थर्ड स्टेप में क्या हुआ? थर्ड स्टेप में हमारे पास है CH3CH2 जो OH बना वो वापस से HI के ऊपर जो रिएक्ट कर रहा था, फिर वही ऑक्सियम आयन I नेगेटिव बना, I नेगेटिव आके इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, CH3CH2I और वाटर लिबरेट हो गया। क्लियर है? सेम वही स्टेप चली है। अब इसमें क्या है? एनिजॉल OCH3, HI आके रिएक्ट करेगा, क्या होगा? सेम स्टोरी बिल्कुल, पहले आएगा ये हाइड्रोजन यहाँ से डिसोसिएट होके OH के साथ लगेगा, जो बीच में वो ऑक्सियम आयन जैसे ही बनेगा और बाद मिथाइल आयोडाइड हमारे पास सेपरेट आउट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? फिर है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इसमें क्या है? एल्कोक्सी ग्रुप OR is ortho para directing and activates the aromatic ring towards electrophilic substitution and directs the incoming electrophile at ortho and para position। ठीक है, ये जो OR ग्रुप लगा हुआ है ये क्या करेगा? अब देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबको समझ में आते हैं। रेजोनेटिंग में क्या है? ऑक्सीजन जो है उसका अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड आएगा यहाँ पे, जब यहाँ पर आएगा तो क्या हो रहा है? अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर इस पे पॉजिटिव, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट होकर इधर और इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, है ना। फिर फर्दर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर आएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड उठ के नीचे आ गया। समझ में आ रहा है? और हर बार हमें क्या दिख रहा है? पहले ऑर्थो पोजीशन पे था और फिर पैरा पोजीशन पे, मेटा पे कभी नेगेटिव नहीं आता। तो जो भी हमारा न्यूक्लियोफाइल है उसके लिए सबसे आसान, सबसे इजीएस्ट साइड कौन सी है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन, है ना। वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक कर सकता है और वहां पर वो क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा। तो हमारे पास जो OR है ईथर्स के अंदर, जो OR ग्रुप है वो क्या हुआ? वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बना कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है? युवल बच्चे ध्यान दो थोड़ा, आर्यन ध्यान देना बच्चे, ये पता चला है सबको? हमारे पास है क्या? अगर इसके अंदर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो एल्कोक्सी ग्रुप है, it is ortho and para directing and activates the aromatic ring towards electrophilic substitution and directs the incoming electrophile at ortho and para position। ठीक है, मैंने शायद न्यूक्लियोफाइल बोल दिया था गलती से। पता है ना सबको ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग, तो उसके लिए सबसे ज्यादा चार्ज कहाँ पे है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन। क्लियर है? चलो फिर अब बच्चा हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में क्या रहेगा? एनिजॉल OCH3 Br2 के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड, तो OCH3 से Br की एडिशन होगी पैरा पोजीशन पे, है ना। और जो Br है ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा वो माइनर प्रोडक्ट रहेगा, पैरा वाला स्टेबल रहता है, ये अपने को पता है। सीधा सीधा ब्रोमिनेशन, हेलोजिनेशन का मतलब क्या हुआ? हेलोजन डायरेक्टली अटैच हो गया। डन है बच्चा?
फिर है फीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस। फीडल-क्राफ्ट में क्या होता है? एल्काइलेशन और एसाइलेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हर चैप्टर के अंदर दिखेंगे ये तुम्हें फीडल-क्राफ्ट के, और इंपॉर्टेंट है, ढंग से समझना। Anisole undergoes Friedel-Crafts reaction, that is, alkyl and acyl groups are introduced at ortho and para position by reacting with alkyl and acyl halide in the presence of anhydrous aluminium chloride as a catalyst. सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, फीडल-क्राफ्ट रिएक्शन जब तक एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड नहीं रहेगा ये रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो फीडल-क्राफ्ट हमेशा किसकी प्रेजेंस में होगा? अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में। अब पहला हम क्या कर रहे हैं? एल्काइलेशन। एनिजॉल ठीक है, अपने पास पता है सबको। अब ये इसमें फीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में हम क्या करें? CH3Cl के साथ रिएक्ट करेंगे। जब CH3Cl के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास CH3 जो ग्रुप है ये आके कहाँ लग गया है? हमारे पास पैरा पोजीशन पे, और एक बार ये लगेगा ऑर्थो पोजीशन पे। एल्काइलेशन नाम समझ में आ रहा है? एल्काइल की एडिशन। हेलोजिनेशन में जैसे हेलोजन ऐड हो रहा था तो यहाँ एल्काइल की एडिशन हो रही है। तो एल्काइल के एडिशन के लिए मैंने किसके साथ रिएक्ट किया? CH3Cl के साथ। तो ये जो एल्काइल ग्रुप है ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ऐड होगा। पैरा वाला मेजर रहेगा, ऑर्थो वाला माइनर प्रोडक्ट रहेगा। एसाइलेशन में क्या रहेगा हमारे पास? एसाइलेशन के अंदर हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड OCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्लोरीन डिसोसिएट होके यहाँ पे OCH3 की जगह, मतलब इसी के साथ यहाँ पे COCH3, ये वाला सारा पार्ट आके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लग जाता है। फिर वही कहानी, ऑर्थो वाला मेजर रहेगा, मतलब पैरा वाला मेजर रहेगा, ऑर्थो वाला माइनर रहेगा। क्लियर है? एल्काइलेशन और एसाइलेशन में दोनों में ही एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप या एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप होता है। डन है? कंडीशंस याद रखनी है। फिर आएगा हमारे पास बच्चे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या रहेगा? एनिजॉल रिएक्ट्स विद अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड टू यील्ड अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोएनिजॉल। एनिजॉल है HNO3 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या रहेगा? पैरा पोजीशन पे नाइट्रो या ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो एनिजॉल लग जाएगा। ये समझ में आ गया? इसके बाद हमारे क्वेश्चंस हैं। वाई फेनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल, ये हम कर चुके हैं, पता है सबको, डिस्कस कर लिया था। और इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। हर किसी को बच्चे ये लाइन टू लाइन NCERT से रीड करना है। जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो मर्जी जिसके मर्जी के पास हेल्प बुक्स या नोट्स हैं, खुद के बनाए हुए, कहीं से मिले हुए, प्रिंटेड या सॉफ्ट कॉपी, वो पढ़ लो, बहुत अच्छा है। लेकिन NCERT लाइन टू लाइन रीड करनी ही करनी है, चाहे जितने मर्जी अच्छे से तुम्हें चैप्टर आता हो। क्लियर है? हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके डाउट्स के साथ मिलेंगे। जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है या NCERT क्वेश्चंस है, हर बच्चा अटेम्प्ट करके आए। जिस तरीके ਨਾਲ ਉਹੀ ਓਕੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਾਏ ਬਾਏ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਾਹਮਣੇ 15 मिनट में निपट गया। 15 में 20 लगा था मैं।